हमारे साथ पोस्ट आर एन सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग के हवाले से मैंने आपको टीएलपी में भी काफ़ी डिटेल के साथ बताया था कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम किस लिए करते हैं। रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम बेसिकली अपने जो थॉट्स होते हैं, अपने जो आइडियाज़ होते हैं, अपनी जो थिंकिंग होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने हॉस्पिटल की विज़िट करते हैं, तो विज़िट के दौरान आपने जो कुछ भी ऑब्ज़र्व किया होता है, जो कुछ भी आपने देखा होता है, तो उसको जो है अपने अल्फाज में आप क्या करते हैं, बयान करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहते हैं। ठीक है, जब आप उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहते हैं। सही है। सो हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग की एमसीक्यूज़ की शुरुआत कर लेते हैं। आपके पास एमसीक्यूज़ मौजूद है, जिसमें एमसीक्यूज़ नंबर 1 आपके साथ है, जिसमें कहते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्राइमरली फोकस ऑन। रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम किस लिए करते हैं। ठीक है। सो रिफ्लेक्टिव राइटिंग की हवाले से अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग को करने का जो बेसिक पर्पस होता है वो अपने आप की सेल्फ एग्जामिनेशन होती है। सेल्फ एग्जामिनेशन से मुराद ये है कि आपने जो कुछ ऑब्जर्व किया होता है, जो कुछ आपने सुना होता है, ठीक है, जो कुछ आपको पढ़ाया गया होता है या सिखाया गया होता है, तो उसके हवाले से आप क्या करते हैं, अपनी असेसमेंट करते हैं कि मुझे जो है कितना परसेंट जो है मैं सीख चुका हूँ, या मुझे कितना परसेंट जो है वो आ चुका है। ठीक है, मैंने कितना परसेंट जो है सीख लिया है। तो उसके बारे में जब आप क्या करते हैं, खुद से असेसमेंट करते हैं, ठीक है, उस पर आप सोच विचार करते हैं, अपनी आप की जो है जायज़ा लेते हैं कि कितना जो है मैं सीख चुका हूँ। ठीक है, तो इसको हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहते हैं। सो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आएगा कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग को करने का जो बेसिक मकसद होता है वो क्रिटिकल एनालिसिस एंड सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब अपने आप की हम एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस से मुराद ये है कि हम बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं अपने आप, अपने बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें सही आएगा। 2 में कहते हैं इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग व्हाट टेंस इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब पास्ट एक्सपीरियंसेस। जब हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हम पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो बीते हुए हमने एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, फेस किए होते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, तो हम हमेशा पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस से मुराद ये है कि माजी में हमने जितने भी काम किए होते हैं, तो माजी के जुमलों को यूज़ करते हुए हम अपने जो ऑब्जर्वेशन है, अपने जो थॉट्स है, उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। एमसीक्यूज 3 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल स्टेप इन द रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्रोसेस। मंजिल में से कौन सा जो है हमारे साथ रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्रोसेस के स्टेप्स में नहीं आता। ऑफरिंग कंक्रीट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स के कंक्रीट सोल्यूशन ऑफर करना, ये आपके जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्रोसेस है उसके स्टेप्स में नहीं आता। बाकी गैदरिंग एविडेंस विद एन एग्जांपल्स, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग एक्सपीरियंस, क्राफ्टिंग अ कंपेलिंग नरेटिव, ठीक है, तो ये आपके रिफ्लेक्टिव राइटिंग के प्रोसेस में आते हैं। लेकिन कंक्रीट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफरिंग ये आपके पास इसके स्टेप्स में नहीं आता। सही है। मजीद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। कहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हम जो रिफ्लेक्टिव जर्नल करते हैं, ठीक है, तो किस मकसद के लिए करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्शन जर्नल को हम इसी मकसद के लिए करते हैं कि हम अपने जो पर्सनल थॉट्स है, ठीक है, अपने जो ज़ाती ख्यालात है, ज़ाती हमारी जो सोच है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको जो है डॉक्यूमेंट करने के लिए हम रिफ्लेक्शन जर्नल करते हैं। सही है, रिफ्लेक्टिव जर्नल में हम पर्सनल थॉट्स और इंसाइट को क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। 5 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिव एसे। मंदुजेल में से कौन सी जो है हमारे साथ रिफ्लेक्टिव एसे के जो इसेंशियल एलिमेंट्स है उसमें आता है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी जो है ये आपके पास पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस। ठीक है, ऑप्शन
सी आपके पास करेक्ट आएगा। 6 में कहते हैं व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम क्यों करते हैं, किस मकसद के लिए करते हैं? टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, अपनी ज़ाती एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं। बार बार मैंने आपको अभी अभी बताया कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग को करने का हमारा बुनियादी पर्पस यही होता है कि जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया होता है, जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया होता है, जो कुछ हमने फेस किया होता है, तो उसको हम अपने अल्फाज में क्या करते हैं, बयान करते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहते हैं। 7 में एमसीक्यूज है, एमसीक्यू 7 है, कहते हैं which of the following is not a typical questions to ask when reflecting on an experience। कहते हैं कि जब आप किसी एक्सपीरियंस के बारे में रिफ्लेक्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन जो है, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता, ठीक है। व्हाट कैन आई डू टू अवॉइड सिमिलर एक्सपीरियंसेस इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये जो है नहीं पूछे जाते, ठीक है, जब हम किसी एक्सपीरियंसेस के बारे में रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं। व्हाट कैन आई डू मतलब मैं क्या कर सकता हूँ फ्यूचर में, अगर हमें दोबारा से ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है वो आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, या कैसे मैं इससे अपने आप को अवॉइड कर सकता हूँ, इससे अपने आप को बचा सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता, सही है। MCQs 8, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में सेल्फ अवेयरनेस का क्या किरदार होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस किसे कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस से मुराद अपने आप से बाखबर रहना, अपने आप के बारे में जानना, इसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस का बुनियादी रोल यही होता है कि इट हेल्प राइटर गेन इंसाइट इनटू देयर एक्सपीरियंसेस एंड इमोशन। सेल्फ अवेयरनेस जो है ये हमें मदद करती है कि हमने जो कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, जो कुछ हमने फेस किया होता है, तो उसकी वजह से हमारे जो इमोशन होते हैं, हमारे जो जज्बात होते हैं, उसको समझने में हमें सेल्फ अवेयरनेस क्या करती है, मदद देती है। 9 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। मंजिल में से कौन सा जो है हमारे साथ रिफ्लेक्टिव राइटिंग के टोन को डिस्क्राइब करता है। मतलब ये है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है ये हमारे साथ एक इमोशनल और सब्जेक्टिव राइटिंग है, ठीक है। मतलब ये है कि इसमें बंदा जो है अपने बारे में बात कर रहा होता है, वो जो फील कर रहा होता है, वो जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है या किया होता है, उसको जो है बयान कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ रिफ्लेक्टिव राइटिंग की टोन है कि इसमें हम इमोशनल और सब्जेक्टिव होते हैं। MCQs 10, what is the primary benefit of using reflective writing in education। एजुकेशन में रिफ्लेक्टिव राइटिंग को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है रिफ्लेक्टिव राइटिंग से। तो स्टूडेंट्स को जो है ये फ़ायदा होता है कि इट प्रोमोट सेल्फ अवेयरनेस एंड डीप लर्निंग्स। रिफ्लेक्टिव राइटिंग से स्टूडेंट्स को जो है अपने बारे में पता चलता है कि मैं कितना जो है लर्न कर चुका हूँ और कितनी जो है मुझ में अवेयरनेस जो है वो आ चुकी है। तो ये जो है हमारी सेल्फ अवेयरनेस और जो डीप लर्निंग है उसको क्या करती है, इन्हांस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। MCQs 11 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 11 में कहते हैं कि इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग व्हाट शुड यू डू आफ्टर डिस्क्राइबिंग एन एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में जब आप एक एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर लेते हैं, बयान कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या करना होगा आपको। सो ऑफर अ डिटेल एनालिसिस ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग। इसके बाद फिर आपने अपने थॉट्स और फीलिंग के बारे में जो है डिटेल के साथ उसकी एनालिसिस करनी है, उसका जायज़ा आपने लेना है, ठीक है, कि जो कुछ आपने लिखा है, जो कुछ आपने बयान किया है, तो आया ये बिल्कुल इसी तरह से आपने फेस किया था, इसी तरह से आप फील कर रहे हैं, या अपने आप से आप ये बातें कर रहे हैं, सही है। तो ये काम आपने करना होता है। 12 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। मंदुजेल में से कौन सा हमारे साथ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस की एग्जाम्पल्स में आता है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस चेंज माई परस्पेक्टिव। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस चेंज माई परस्पेक्टिव। मतलब यह है कि इस एक्सपीरियंस ने कैसे मेरी सोच को
बदल डाला, कैसी मेरी थिंकिंग को जो है इसने बदल डाला। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस की एक बेस्ट एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर आपको किसी शख्स ने किसी चीज़ के बारे में कहा हो और फिर आप उस चीज़ से रिलेटेड खुद ही एक्सपीरियंस करते हो, इवेंट फेस करते हो, तो आप उस चीज़ को खुद ही देख लेते हो, तो खुद देखने के बाद आपकी जो सोच होती है, आपका जो नज़रिया होता है, वो क्या हो जाता है, वो मुकम्मल चेंज हो जाता है या बिल्कुल उसी तरह ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में। सही है। 13 में कहते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग के दौरान हम जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को यूज करते हैं तो इसकी क्या अहमियत है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से मुराद आई मी, मतलब यह है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग का मतलब यह है कि इसमें सिर्फ आप अपने बारे में बात करते हैं, दूसरे बंदे को आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम जो आई या मी यूज करते हैं तो इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत यह है कि इट क्रिएट्स अ पर्सनल इंट्रोस्पेक्टिव टोन। जब आप आई में जो है यूज करते हैं, आई या मी यूज करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव टोन है वो क्या होती है, वो रिप्रेजेंट होती है। मतलब बंदे को पता चल रहा होता है कि इंसान जो है ये अपने बारे में बात कर रहा है। अगर आप आई मी को या माई को यूज नहीं करते तो फिर आप जितनी भी एक्सप्लेनेशन दे, बंदे को पता नहीं चल रहा होगा कि ये बंदा जो है किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है या किस के बारे में जो है बात कर रहे हैं, अपने बारे में कर रहे हैं या दूसरे लोगों के बारे में कर रहे हैं। 14. Which of the following is an important aspect of the conclusion in reflective essay? Reflective essay में हम जब conclusion करते हैं, जब नतीजे की तरफ जाते हैं, तो नतीजे की तरफ जाने में कौन सी जो चीज़ है जिसको हमने बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कंक्लूजन का। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, समराइजिंग की इंसाइट एंड रिफ्लेक्शन, मतलब जो बुनियादी बातें हैं तो उसको हम क्या करते हैं, दोबारा से उसका थोड़ा सा खुलासा करते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की थी और इस तरह से इसके वजह से मैंने जो है फील किया था। ठीक है, मेरे माइंड में थॉट्स आए थे, तो उसका आप एक खुलासा जो है पेश करते हैं कंक्लूजन में। सही है। 15 में कहते हैं कि व्हाट शुड अ राइटर अवॉइड इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग के दौरान राइटर को, जो मुसन्निफ होता है, उसको किन चीज़ों से जो है गुरेज करना है, किन चीज़ों से उसको अपने आप को क्या करना है, उससे बचाना है। तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इंक्लूडिंग इररिलेवेंट पर्सनल एनी कोट एनेक्डोट्स। ठीक है, एनेक्डोट्स वही बात है जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हम जब क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं या जब एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस को करने का बुनियादी मकसद हमारा यही होता है कि हम दोबारा से एक नज़रसानी करें कि आया हमने अपने आप से कोई बात तो नहीं की है, अपने आप से कोई बात जो है वो बनाकर उसको तो शेयर नहीं की है, या जो कुछ मैंने फील किया था, फेस किया था, बिल्कुल उसी तरह से मैंने क्या किया है, बयान दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें क्या आता है, करेक्ट आता है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग के दौरान हमें इररिलेवेंट पर्सनल एनेक्डोट से जो है क्या करना है, गुरेज करना है। ठीक है। 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर अ रिफ्लेक्टिव इसे। मंजिल में से कौन सा हमारे साथ रिफ्लेक्टिव इसे के कॉमन स्ट्रक्चर में नहीं आता। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर्मेट, रिफ्लेक्टिव इसे में हमारे साथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर्मेट जो है ये नहीं होता। उसमें हम एक स्टोरी जो है वो बयान कर रहे होते हैं, एक इसे जो है वो बयान कर रहे होते हैं। ठीक है। MCQ 17. What is the purpose of using evidence and example in reflective writing? Reflective writing में evidence और example को यूज़ करने का हमारा बुनियादी मकसद क्या होता है। बुनियादी मकसद यही होता है कि जो बात हम कर रहे हो तो वो बात जो है हम सबूत के साथ पेश करें और उस पर जो है हम क्या करें, उस पर हम आर्गुमेंट्स दें, उस पर हम जो है डिस्कशन करें। ठीक है, ताकि हमारी बात जो है वो मुकम्मल हो और प्रॉपर तरीके से लोगों को समझ आ जाए। सही है। MCQs 18 में कहते हैं, सिंपल MCQs है, व्हाट रोल डज फीडबैक प्ले इन इम्प्रूविंग रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक
क्या किरदार जो है प्ले करता है। तो फीडबैक जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है, ठीक है। फीडबैक इज़ नॉट वैल्यूएबल फॉर रिफ्लेक्टिव राइटिंग, ये नहीं है। फीडबैक कैन हेल्प राइटर गेन पर्सपेक्टिव एंड रिफाइन देयर रिफ्लेक्शन। फीडबैक इज ओनली नेसेसरी इन क्रिएटिंग राइटिंग, या फीडबैक शुड बी इग्नोर्ड। सो ऑप्शन बी आपके पास इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। कि फीडबैक से क्या होता है, फीडबैक से जो मुसन्निफ है उसको मदद मिलती है कि वो क्या करे, लोगों के जो पर्सपेक्टिव है, लोगों के जो क्या है ख्यालात है, ठीक है, जो उन्होंने बयान दिया होता है तो वो क्या है, और अगर उन्होंने जो लिखाई की होती है, ठीक है, अगर उसमें कोई गलती है, ठीक है, उसमें किसी किस्म की मिस्टेक है तो उसको दोबारा से क्या करे, रिफाइन करे, दोबारा से उसको जो है ठीक कर सके। तो फीडबैक से जो है ये हेल्प मिलती है रिफ्लेक्टिव राइटिंग में, ठीक है। MCQs 19. Which of the following is an example of a reflective writing probe? ठीक है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग मंजिल में से रिफ्लेक्टिव राइटिंग की प्रोब्स की कोई एग्जांपल्स बताए। तो रिफ्लेक्शन ऑन अ टाइम व्हेन यू फेस अ सिग्निफिकेंस चैलेंज एंड हाउ इट चेंज यू। ठीक है, मतलब ये है कि जब आप किसी इवेंट को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी चैलेंज को आप फेस कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, और उसकी वजह से आप में जो तब्दीली आती है, तो ये आपके साथ रिफ्लेक्टिव राइटिंग की क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है। एमसीक्यूज की समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर। ओके, वेरी गुड। 20. What is the role of critical thinking in reflective writing? Reflective writing में क्रिटिकल थिंकिंग का क्या रोल होता है? तो क्रिटिकल थिंकिंग आप सबको पता है कि ये हमारे साथ एक ऐसी थिंकिंग है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करते हैं। सो क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स राइटर एनालाइज एक्सपीरियंसेस एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए जो राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने जो कुछ एक्सपीरियंस किया होता है तो उसमें जो कुछ बताने वाला होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, तो उसको वो लिखते हैं, और इसके साथ साथ उसका एक बामतलब कंक्लूजन जो है वो क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह से रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हेल्प देती है। MCQs 21 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 21 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट? मंजिल में से रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट की कोई एग्जाम्पल बताए। आई फील्ड ओवरवेल्म एंड एंशियस ड्यूरिंग माई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। मतलब यह है कि एक बंदा जो है उसका स्कूल का पहला दिन था, तो पहले दिन पर वो किस तरह से फील कर रहे थे, तो मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थे और बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे थे, मतलब नर्वस फील कर रहे थे या बहुत ज़्यादा डर रहे थे, वो अपने फीलिंग्स को बता रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग की क्या है, एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी आपके साथ करेक्ट आएगा। सही है। MCQs 22। MCQs 22. What type of reflective writing focus on personal experiences and emotion? कहते हैं कि हमारे साथ रिफ्लेक्टिव राइटिंग की वो कौन सी किस्म है जिसमें हम अपने जो ज़ाती एक्सपीरियंसेस और इमोशन है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमारे साथ एक्सप्रेसिव रिफ्लेक्शन राइटिंग होती है, ठीक है, एक्सप्रेसिव रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है। सही है। MCQs 23. Which type of reflective writing involve exploring different perspectives and viewpoint? कहते हैं कि हमारे साथ रिफ्लेक्टिव राइटिंग की वो कौन सी किस्म है जिसमें हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स और जो व्यू पॉइंट्स है, ठीक है, लोगों के जो नज़रिए हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो वो हमारे साथ डायलॉजिक रिफ्लेक्शन राइटिंग आती है, ठीक है। डायलॉजिक रिफ्लेक्शन राइटिंग में हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव और लोगों के जो व्यू पॉइंट्स है उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कोई कंफ्यूजन है? 24.
In which type of reflective writing does the writer mainly describe what happened in a particular situation? कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग की वो कौन सी किस्म है जिसमें राइटर ख़ास तौर पर उनके साथ जो ख़ास इवेंट या सिचुएशन में हुआ था उसको क्या करता है, बयान करता है, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। 25 में कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। 25 में कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इन राइटिंग। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का जो है राइटिंग में क्या किरदार होता है, क्यों करते हैं, तो टू एनालाइज क्वेश्चंस, टू एनालाइज एंड क्वेश्चंस एजम्पशन एंड बिलीव। ठीक है, कि हम क्या करें, जो चीज़ें हैं उसको एनालाइज करें, ठीक है, उसको क्वेश्चंस को एनालाइज करें और इसके साथ साथ जो बिलीव्स है, ठीक है, उसको हम क्या करें, एनालाइज करें, प्रॉपर तरीके से उस पर सोच विचार करके उसको हम शेयर करें। तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आएगा। 26 which type of reflective writing often involves a structured approach with a focus on problem solving and action plan। कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग की वो कौन सी किस्म है जिसमें हम एक प्रॉपर मेथड को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो ये हमारे साथ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आएगा। ट्वेंटी सेवन की तरफ आ जाते हैं। 27 में कहते हैं कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस डायलॉजिक रिफ्लेक्शन फ्रॉम अदर टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। कहते हैं कि हमारे साथ जो डायलॉजिक रिफ्लेक्शन है तो ये कैसे दूसरे रिफ्लेक्टिव राइटिंग के जो अकसाम है उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, तो डायलॉजिक रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व अ कन्वर्सेशन और डायलॉग विद अदर और वन सेल्फ। इसमें जो है क्या करते हैं, डायलॉजिक रिफ्लेक्शन में हम दूसरे लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, डायलॉग जो है वो बोलते हैं या अपने साथ जो है डायलॉग कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये हमारे साथ क्या है, डिफरेंट है दूसरे रिफ्लेक्टिव राइटिंग के टाइप से। 28 which type of reflective writing is often used in academic and professional setting for self assessment and improvement। कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग की वो कौन सी किस्म है जिसको हम अपनी सेल्फ असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे साथ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है। सही है, ऑप्शन बी आपके साथ क्या आएगा, करेक्ट आएगा। इसको हम एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग में यूज़ करते हैं अपनी असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए। 29 में कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन इन राइटिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन हम किस लिए करते हैं राइटिंग में, तो डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन जो है हम इसलिए करते हैं टू इम्प्रूव या टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, के हम अपने इवेंट और एक्सपीरियंस के हवाले से जो है करेक्टली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, डिस्क्राइब करें चीज़ों को। 30 में कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्टिव राइटिंग। पर्सनल रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम क्यों करते हैं, पर्सनल रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इमोशन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं। विच टेंस इज़ कॉमनली यूज इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग, तो पास्ट टेंस जो है हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग में कॉमनली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सही है। MCQs 32 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्टिव राइटिंग। मंजिल में से कौन सी जो है हमारे साथ पर्सनल रिफ्लेक्टिव राइटिंग की इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो इमोशनल एक्सप्रेशन एंड सेल्फ एनालिसिस। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हम क्या करते हैं, अपनी जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस करते हैं और सेल्फ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पर्सनल रिफ्लेक्टिव राइटिंग की। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। MCQs 33 में कहते हैं कि इन पर्सनल रिफ्लेक्टिव राइटिंग व्हाट शुड यू फोकस ऑन व्हेन रिफ्लेक्टिंग ऑन एन एक्सपीरियंस। जब आप पर्सनल रिफ्लेक्टिंग राइटिंग कर रहे होते हैं तो जब आप अपने रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो आपने किस चीज़ पर फोकस करना है, तो आपने अपने थॉट्स, ठीक है, आपने अपने थॉट्स
फीलिंग्स और अपने जो अंदरूनी एहसासात है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या करना होता है, राइटिंग करनी होती है। 34 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बेनिफिट ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्टिव राइटिंग। पर्सनल रिफ्लेक्टिव राइटिंग करने का एक बुनियादी फ़ायदा क्या है, इट हेल्प यू गेन सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके ज़रिए से आपको अपने बारे में पता चलता है और अपने आप को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने का मौका आपको मिलता है। सही है, तो ये एक बुनियादी बेनिफिट है पर्सनल रिफ्लेक्टिव राइटिंग का। 35 MCQs हमारे साथ है जिसमें कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एकेडमिक रिफ्लेक्टिव राइटिंग। एकेडमिक रिफ्लेक्टिव राइटिंग किस मकसद के लिए हम करते हैं, टू क्रिटिकली एनालाइज पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग। अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस और लर्निंग है उसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए हम एकेडमिक रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें पता चलता है कि कितना जो है हम सीख चुके हैं या कितना हमें मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव एसे। रिफ्लेक्टिव एसे में हम पर्सनल इंसाइट्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। 37 विच व्हेन शुड यू टाइपिकली एंगेज इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है आपको कब करनी चाहिए, आफ्टर एवरी सिग्निफिकेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। जब आप कोई इवेंट को फेस करते हैं, कोई एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके बाद जो है आपको रिफ्लेक्टिव राइटिंग करनी चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग आपको उसके बाद करनी चाहिए। 38 MCQs 38 आपके साथ मौजूद है जिसमें कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एग्जांपल और इंसिडेंट इन अ रिफ्लेक्टिव एसे। रिफ्लेक्टिव एसे में कोई ख़ास एग्जांपल या इंसिडेंट्स को इंक्लूड शामिल करने का क्या पर्पस होता है, क्या मकसद होता है, क्यों हम इसको शामिल करते हैं। तो इसलिए शामिल करते हैं टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर आर्गूमेंट्स, ताकि हम अपनी बात को सच साबित करने के लिए, अपनी बात को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए हम क्या करें, एविडेंस प्रोवाइड करें, ठीक है, सबूत प्रोवाइड करें। तो इस वजह से हम एग्जाम्पल या इंसिडेंट्स को भी क्या करते हैं, उसका हवाला देते हैं। 39 में कहते हैं विच टेंस इज कॉमनली यूज इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग। तो ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है ये आया हुआ है। पास्ट टेंस जो है हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग में यूज़ करते हैं। 40 में कहते हैं इन एकेडमिक रिफ्लेक्टिव राइटिंग व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल्फ असेसमेंट। एकेडमिक रिफ्लेक्टिव राइटिंग में सेल्फ असेसमेंट का क्या किरदार होता है। तो सेल्फ असेसमेंट से मुराद ये है कि अपनी आप के बारे में जांच पड़ताल करना, ठीक है। सो इट हेल्प राइटर इवालुएट देयर ओन परफॉर्मेंस एंड लर्निंग। सेल्फ असेसमेंट से जो है राइटर्स को मदद मिलती है कि वो अपने परफॉर्मेंस और जो लर्निंग है उसको इवालुएट करे कि मैं किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ और कितना मैंने लर्न कर लिया है और कितना लर्न करने की मुझे मज़ीद ज़रूरत है। तो ये मदद देती है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। 41 MCQs में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर अ रिफ्लेक्टिव एसे। सो रिफ्लेक्टिव एसे में सबसे पहले आपके पास जो कॉमन स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप के पास इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद फिर आपके पास बॉडी पैराग्राफ होता है जिसमें हम बुनियादी बातें करते हैं और आखिर में आपके पास कंक्लूजन आता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव एसे हमारे साथ 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, दूसरा बॉडी पैराग्राफ और तीसरा आपके पास कंक्लूजन है। 42 What is the primary difference between a descriptive essay and reflective essay? डिस्क्रिप्टिव essay और रिफ्लेक्टिव essay के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्टिव essay में हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। MCQs 43 MCQs 43 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक रिफ्लेक्टिव राइटिंग। मंदरजेल में से हमारे साथ एकेडमिक रिफ्लेक्टिव राइटिंग की कौन सी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें ज़ाहिरी बात है वही MCQs ऑफर क्रिटिकल एनालिसिस एंड थॉटफुल इंसाइट। 44
When revising a reflective essay, what should you pay attention to? जब आप reflective essay को रिवाइज कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है या किस चीज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है? तो द क्लैरिटी ऑफ योर रिफ्लेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर आइडिया। मतलब ये है कि आपने जो एक्सप्लेनेशन की है तो वो क्लियर होनी चाहिए, आसान अल्फाज उसमें आपने फॉर्मल तरीके से यूज़ किए हो, ठीक है, ताकि लोग जो है बेहतर तरीके से आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो थॉट्स है उसको क्या करें, अंडरस्टैंड कर सके। सो आपकी रिफ्लेक्शन क्लियर होनी चाहिए और प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से आपने अपने जो आइडियाज़ है उसको प्रेजेंट किए हो, सही है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। MCQs 45. What is the primary purpose of professional reflective writing? Professional reflective writing हम क्यों करते हैं? To critically analyze and learn from experiences, ताकि हम जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है तो उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करें और उससे हम सबक सीखें, ठीक है, ताकि दोबारा से हम कोई ऐसा मिस्टेक ना करें, ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम करते हैं। 46. Which of the following is not a key component of reflective essay? So a chronological account of event, ये आपके पास reflective essay के components में नहीं आता। What tense is typically used in professional reflective writing to discuss past experiences? तो past experiences को discuss करने के लिए जाहिर बात है हम past tense को use करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 48 में कहते हैं in a reflective journal what should you focus on when reflecting on your experience? तो आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग पर क्या करना होता है, फोकस देना होता है। MCQs 49 में कहते हैं कि what is the importance of using critical analysis in reflective writing? रिफ्लेक्टिव राइटिंग में क्रिटिकल एनालिसिस की क्या अहमियत है, ठीक है, इसको यूज़ करने की। सो इट encounter या it encourages deeper exploration and understanding of the experiences, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा कि इससे जो है आपको जो है प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करना और उसको समझने में मदद मिलती है। 50 में कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्रिएटिव एंड एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्टिव राइटिंग? क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम किस मकसद के लिए करते हैं? टू एक्सप्लोर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमोशंस। 51 व्हाट इज which of the following is a key element of creative reflective writing? सो क्रिएटिव रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हम अपनी पर्सनल इंसाइट और जो इमोशन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम शेयर करते हैं। 52 की तरफ आ जाते हैं। 52 में कहते हैं कि इन एक्सपीरियंशियल रिफ्लेक्टिव राइटिंग व्हाट इज द रोल ऑफ राइटर पर्सनल एक्सपीरियंसेस? सो दे आर सेंट्रल टू द नरेटिव, ठीक है। सो राइटर पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग के एक बुनियादी क्या होता है, बुनियादी जुज़ होता है, इसके बगैर रिफ्लेक्टिव राइटिंग नहीं हो सकती। 53 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर एनहांसिंग क्रिएटिविटी इन रिफ्लेक्टिव राइटिंग? रिफ्लेक्टिव राइटिंग में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव टेक्निक क्या है? एक्सपेरिमेंटिंग विद वर्ड प्ले एंड इमेजनरी, ठीक है, मतलब ये है कि आपने ऐसे अल्फाज को यूज़ करने हैं और ऐसे इमेजनरी अल्फाज आपने यूज़ करने हैं जिससे पढ़ने वाले जब वो पढ़ते हैं तो उनके माइंड में उससे रिलेटेड जो है खाके बनती हो, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से उसको समझ आ रही हो। तो ये हमारे साथ क्या है, एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है, मेथड है रिफ्लेक्टिव राइटिंग में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। 54 में कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्शन इन एक्सपीरियंशियल राइटिंग? एक्सपीरियंशियल राइटिंग हम किस मकसद के लिए करते हैं? टू ऑफर अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एक्सपीरियंसेस। तो ये था आपका इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 रिफ्लेक्टिव राइटिंग, जो कि आप स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।